धन पर लगाम के लिए सरकार का नया एक्शन प्लान तैयार। जल्द तय हो सकती है नकद रखने की सीमा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के भी बदल सकते हैं नियम। आवाज एक्सक्लूसिव। चौतरफा खरीदारी के दम पर बाजार में दमदार तेजी। सेंसेक्स करीब 400 पॉइंट उछला। निफ्टी भी 8,700 के पार। अच्छी बिक्री आंकड़ों के दम पर रफ्तार में ऑटो शेयर। कल है गवर्नर उर्जित पटेल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी। आवाज बैंकर्स पोल का अनुमान 0.5% तक सस्ता हो सकता है कर्ज। उड़ी के बाद बारामूला में सेना के कैंप पर आतंकी हमला। बीएसएफ का एक जवान शहीद। पूंछ में पाकिस्तान ने तोड़ा सीजफायर। दिवाली से पहले ऑनलाइन सेल में आई डिस्काउंट की बहार। कंपनियों का दावा जमकर हो रही है खरीदारी। छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें घटा दी गई है। अब अगर आपका निवेश इनमें से किसी भी निवेश विकल्प में है तो आपकी अब रणनीति क्या होनी चाहिए, इसी पर विस्तार से आज हम करेंगे योर मनी पर बात। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। देखते हैं क्या है खास आज योर मनी में। छोटी बचत पर चली सरकार की कैची। छोटी बचत योजनाओं में निवेश से अब कितना फायदा। छोटी बचत योजनाओं के क्या है बेहतर विकल्प। बाजार में उतार चढ़ाव कहां है, निवेश करने से फायदा। और आज आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर पंकज मटवाल मौजूद है। आपका स्वागत है पंकज जी। आगे बढ़ते हैं। और सरकार ने 2016-17 के अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में 0.1% की कटौती की है। इसके तहत पीपीएफ, किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि योजना जैसे अन्य योजनाओं पर रिटर्न कम मिलेगा। निवेश के लिहाज से लोगों में पॉपुलर पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड पर चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 8.1% की ब्याज अब 8% तक मिलेगी। जहां तक किसान विकास पत्र योजना की बात है तो यहां पर ब्याज दर को 7.8% से घटाकर 7.7% कर दिया गया है। और पंचवर्षीय सीनियर सिटीजन स्कीम और पंचवर्षीय नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट योजनाओं पर भी ब्याज दरों में कटौती की गई है। इसे 8.6% से घटाकर 8.5% कर दिया गया है। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना पर ब्याज दर 8.5% से यहां पर इसको कर दिया है। पहले आपको बता दें ये जो ब्याज दर थी ये 8.6% थी, तो यहां पर भी ब्याज दरों में कटौती की गई है। और ये जो तमाम कटौतियां हैं ये 1 अक्टूबर से लागू हो चुकी है। लेकिन चलिए अब इस तरह की ब्याज दरों में जो कटौती हुई है, अगर आपके पोर्टफोलियो में ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये स्मॉल सेविंग स्कीम्स में अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तब आपको क्या करना चाहिए आगे चलकर। अगर आप ज्यादा जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं तो कौन कौन से निवेश के विकल्प आपके पास मौजूद हैं, इसी पर हम करेंगे बात विस्तार से। सबसे पहले आप ये समझाएं दर्शकों को पंकज जी के सरकार की मंशा या मकसद क्या है इस तरह हर तिमाही में ब्याज दरें घटाकर या बदलकर। जी देखिए, पहले क्या था कि रेट फिक्स हुआ करते थे स्मॉल सेविंग स्कीम के, लेकिन इससे सरकार के लिए मुश्किल होता था कि वो रेट को मेंटेन करना, क्योंकि अगर रेट कट हो रहा है, रेट कम हो रहा है और फिर भी जो अपने स्कीम में निवेश किया है वहां पर निवेशकों को वही रेट देना पड़ता था लंबी अवधि तक, जो मुश्किल था। इसके लिए फिर बाद में सरकार ने क्या किया कि उसको एक G-Sec गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जो मार्केट रेट है उससे लिंक कर दिया। तो जैसे रेट कम होगा या ज्यादा होगा उसी हिसाब से आपके स्मॉल सेविंग स्कीम पर जो ब्याज है वो भी घटेगा या बढ़ेगा। लास्ट ईयर तक वो एनुअल बेसिस पे करते थे और इस साल के इस फाइनेंशियल ईयर की बिगिनिंग से उसको क्वार्टरली बेस पे कर दिया। तो हमने देखा, जैसे भी बात कर रहे थे सुकन्या समृद्धि स्कीम, जब ये स्कीम आई थी उस वक्त 9.30% से स्टार्ट हुई थी और लोगों ने इन्वेस्ट भी ये सोच के किया था कि अगर 10 साल करना है या 15 साल करना है तो अगर मुझे 9.3% का रिटर्न मिलेगा तो कितना मैच्योरिटी पर पैसा मिलेगा। लेकिन अब क्योंकि इसके रेट चेंज होते जा रहे हैं, पहले 8.6 था, 8.5 आ गया और आने वाले समय में उम्मीद है शायद आने वाली तिमाही में और कम भी हो सकता है। तो इस हिसाब से ये तो सरकार के लिए जरूरी है कि रेट कम होगा। आप अगर चाहते हैं कि आपके लोन पर इंटरेस्ट कम हो तो डेफिनेटली सेविंग पर भी इंटरेस्ट कम होगा। बट ग्राहकों को समझना चाहिए कि अगर कोई प्लानिंग करनी है तो अब आपको ये लेके नहीं चलना है कि मुझे फिक्स रेट आज ये मिल रहा है तो इसी रेट से कितना पैसा मिलेगा। बाकी एक एवरेज रेट पर कैलकुलेट करना चाहिए और साथ ही जो मार्केट में दूसरे विकल्प हैं, हालांकि हमारे देश में फिक्स डिपॉजिट, इंश्योरेंस या स्मॉल सेविंग स्कीम में बहुत इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन क्योंकि इनसे आपके फ्यूचर के गोल अचीव करना शायद आप
पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसके लिए जरूरी है कि और दूसरे जो विकल्प हैं जहां पर आपको कुछ बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं, उसके बारे में अच्छे से जानकारी हासिल करके उसमें निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अब जैसा कि आपने कहा कि सोच समझकर आपको निवेश करना चाहिए, लगातार हम देखेंगे ब्याज दरों में कटौती अब आगे चलकर भी होगी। ऐसे में जिन्होंने ऑलरेडी अब निवेश किया हुआ है अब वो क्या करें? बिल्कुल, देखिए कुछ स्कीम ऐसी हैं जहां पर कि फिक्स अमाउंट आपको हमेशा करना ही है, लेकिन उदाहरण के तौर पर पीपीएफ, वहां पर आपको मिनिमम 500 करना होता है। इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपने अगर पहले से आप ज्यादा करते आ रहे थे बट आपको लगता है कि इस मौजूदा दर पर आपको निवेश करना ज्यादा उचित नहीं है, तो आप उसमें कम से कम निवेश करें। अगर टैक्स सेविंग के लिहाज से भी, क्योंकि अधिकतर लोग टैक्स सेविंग के लिहाज से पीपीएफ पर भरोसा करते हैं और पूरा जो आपके 1.5 लाख की लिमिट है पूरा पीपीएफ में लगा देते हैं, लेकिन अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है तो सलाह ये होगी कि आपको दूसरे जो विकल्प हैं वहां पर भी सोचना चाहिए, ताकि आपको थोड़ा स्टेबिलिटी भी रहे पोर्टफोलियो में, लेकिन साथ में आपको इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए कुछ अच्छे रिटर्न मिल सकें। क्लियरली, लेकिन यहाँ पर अब विकल्प हमारे पास क्या क्या मौजूद है, इस पर हम विस्तार से बात करना चाहेंगे। रिस्क एवर्स, जोखिम नहीं उठा पाते हैं बहुत सारे लोग, और कई बार ऐसा होता है कि गोल प्लानिंग बहुत होती है, जैसे कि कुछ प्रोडक्ट्स, सुकन्या समृद्धि एक गोल के तहत लॉन्च की गई स्कीम है, और ऐसे में देखा जाए तो सरकार का ये कदम कि इसको मार्केट लिंक कर देना पता नहीं कितना सही होगा, लेकिन इंटेंशन जो एक इन्वेस्टर की होती है वो तो यही होती है कि मेरी बेटी की पढ़ाई के लिए मैं पैसा इकट्ठा करना चाहता हूं और ज्यादा रिस्क मैं नहीं लेना चाहता हूं। अब इसी गोल को ध्यान में रखते हुए रिस्क भी अगर आप नहीं उठाना चाहते हैं तो कहां निवेश करें? कविता, पहली बात तो यह है कि इस स्कीम में एक तो जो आपने बोला कि लोग कैलकुलेट करते हैं कि उसके बच्चे के भविष्य के लिए इतना पैसा मिलेगा, और दूसरी बात जब स्कीम आई तो एजेंट्स ने भी इसको यही कह के बेचा कि 9.30 के हिसाब से आपकी मैच्योरिटी वैल्यू कितनी होगी, जबकि ये नहीं बोला कि समय समय पर चेंज होती जाएगी तो लोगों को कितना मिलेगा। तो थोड़ा सा मिसलीडिंग रहा उस वक्त, लेकिन जिन लोगों को समझ थी, जिनको पता था कि ये वेरिएबल है, उन्होंने शायद उस हिसाब से भी कैलकुलेशन की होगी। अब जहां तक सवाल है कि रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स के लिए क्या होना चाहिए, तो आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं आज की तारीख में, जैसे डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, वो भी उपलब्ध होते हैं। और पिछले समय में हमने देखा कि कुछ डिबेंचर ऐसे भी आए जहां एक दिन में ही पूरा डिबेंचर सब्सक्राइब हो गया। तो जो लोग समझते हैं वो ऐसे विकल्प में या टैक्स सेविंग बॉन्ड में भी निवेश करते हैं। दूसरी बात ये, जिनको जानकारी नहीं है उनके लिए डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का एक बहुत अच्छा विकल्प है। अक्सर लोग म्यूचुअल फंड को यही समझते हैं कि म्यूचुअल फंड मतलब शेयर मार्केट में निवेश करने का एक विकल्प है, पर ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड आपको चॉइस देता है कि आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपको कहां पर निवेश करना चाहिए। तो अगर आप रिस्क एवर्स हैं, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आपके पास नॉन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स का भी एक विकल्प होता है। और साथ ही ये भी दिखना चाहिए कि आप चाहे स्मॉल सेविंग स्कीम में करें, बॉन्ड्स में करें, डिबेंचर में करें या डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम में करें, आपको लंबी अवधि के लिए जितना रिटर्न्स की जरूरत है इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए, शायद वो संभव नहीं हो पाता है। उसके लिए आपको इक्विटी का सहारा लेना चाहिए। आपको सोच समझ के, ऐसा नहीं है कि इक्विटी में इन्वेस्ट किया तो उसमें सिर्फ जोखिम ही जोखिम है, वहां पर आपको रिटर्न्स ज्यादा मिलने की गुंजाइश होती है। और दूसरी बात, अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं तो जो ये मार्केट के उतार चढ़ाव का रिस्क रहता है वो रिस्क पूरी तरह से खत्म हो जाता है अगर बहुत लंबा समय होता है। तो इसके लिए आपको अभी एक प्रॉपर एसेट एलोकेशन करना होगा। आपको लंबे समय, मीडियम टर्म, स्मॉल टर्म के हिसाब से गोल डिसाइड करने होंगे, और जिस हिसाब से, जैसे मैंने अभी बोला, लंबी अवधि में आपका इक्विटी में रिस्क कम होता है, शॉर्ट टर्म में ज्यादा होता है, तो लंबी अवधि के लिए आप ज्यादा भरोसा कीजिए इक्विटी स्कीम के ऊपर। अगर आप 3 साल 5 साल की अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं तो यहां पर हाइब्रिड स्कीम, जहां पर थोड़ा पैसा इक्विटी में जा रहा है, थोड़ा आपका डेट में जा रहा है, वैसी स्कीम का चुनाव कीजिए। और अगर आप छोटे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो फिर आप पूरी तरह से जो डेट ओरिएंटेड स्कीम है, जिसका पूरा पैसा फिक्स डिपॉजिट, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इस तरह के विकल्प में निवेश होता है, ऐसे म्यूचुअल फंड का आप चुनाव कीजिए। लेकिन म्यूचुअल फंड क्योंकि आपको हर तरह के एसेट में निवेश करने का मौका देता है, इसके लिए मेरे हिसाब से लोगों को गोल सेट करने के बाद म्यूचुअल फंड की मदद से आगे का निवेश करना चाहिए। और हम एक बात कर रहे थे टैक्स सेविंग की। बिल्कुल, टैक्स सेविंग में आज भी लोग, जब पहला नाम आता है कॉमन इन्वेस्टर के मन में, तो पीपीएफ और इंश्योरेंस, बट आप देखेंगे तो ELSS, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, एक बहुत ही अच्छा विकल्प है जिसमें आपको ग्रोथ पोटेंशियल भी रहता है, और साथ में टैक्स सेविंग का अंडर सेक्शन 80CC
सॉरी 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट टैक्स में आपको छूट भी मिलती है। तो ऐसे में आपको अपने पीपीएफ या इंश्योरेंस के साथ साथ, इंश्योरेंस तो आपको अगर कोई डिपेंडेंट है आपके ऊपर तभी लेना चाहिए, और पीपीएफ क्योंकि आपको पीपीएफ के बारे में आपसे पूछना चाहती हूँ मैं। अक्सर रिटायरमेंट कॉर्पस रिटायरमेंट की राशि इकट्ठा करना चाहते हैं, वो बहुत रिलायबल इंस्ट्रूमेंट लोगों को लगता है, लेकिन इसमें भी अब ब्याज दरें घटनी शुरू हो जाएंगी। रिटायरमेंट के लिहाज से मैं कहाँ पैसे लगाऊं फिर? देखिए, ये ज्यादा रिस्क है एक्चुअली। अगर आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, तो एक तो ये इन्फ्लेशन को बीट करने में सक्षम नहीं होगा। ट्रेडिशनली तो हम पीपीएफ पर ही निर्भर करते हैं, पर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अभी आपके पास में इवन एनपीएस का जो विकल्प है वो आपके पीपीएफ से बेहतर है, क्योंकि वहां पर आपको इक्विटी में निवेश करने का मौका मिलता है। तो पीपीएफ के मुकाबले में इवन एनपीएस आपके पास बेटर चॉइस है। पर उसके अलावा अगर आप यंग हैं, अगर आप बहुत यंग एज में अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं तो बोलूंगा कि एनपीएस के मुकाबले इवन आप अगर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से शुरुआत करते हैं तो वो और भी बेहतर होगा, क्योंकि एनपीएस में भी आपको इक्विटी एलोकेशन जो है वो सिर्फ 50% तक ही है। जितना पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं मैक्सिमम 50% ही आपका इक्विटी में एलोकेट हो पाता है। तो इसके लिए जहां पर लंबी अवधि है, जब आप रिटायरमेंट के नजदीक पहुंच जाते हैं, तब आपको इक्विटी से एलोकेशन कम करना चाहिए। लेकिन अगर आप शुरुआती दौर में हैं, जब प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको इक्विटी में एलोकेशन ज्यादा करना चाहिए। बट पीपीएफ या इस तरह के इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि एक तो आप यहां पर भी गारंटीड रिटर्न रहे नहीं है, रिटर्न्स तो आपके वेरिएबल हो गए हैं यहां पर भी, तो इसके लिए इस हिसाब से आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट में निवेश करना चाहिए जहां पर स्कोप तो हो कम से कम ज्यादा मिलने का। तो मेरी सलाह यही होगी कि रिटायरमेंट के हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी का एलोकेशन बढ़ना चाहिए। लेकिन ये इसका फायदा तभी होगा आपको जब आप लंबी अवधि के लिहाज से यानी सही समय पर प्लानिंग अपनी शुरू करें। कैसे होगी ये प्लानिंग, इसके लिए अपना सवाल आप योर मनी पर भेज सकते हैं। लेकिन फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, आगे लेंगे दर्शकों के सवाल, बने रहें। योर मनी में आगे बढ़ते हैं और पहले दर्शक राज का सवाल लेते हैं जो हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। नमस्कार राज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हेलो, बीएल गर्ग साहब बोल रहे हैं क्या? गर्ग साहब, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। अगर आप सुन सकते हैं मुझे तो बताएं आपका सवाल क्या है। हाँ, आपकी आवाज भी आ रही है। मैं ये जानना चाह रहा था, आपका म्यूचुअल फंड का जो प्रोग्राम मैं देखता हूँ जी, तो उसमें आप ये तो बताते हैं कि ये लेना चाहिए, लेकिन मेरे को, मैं रिमोट में रहता हूँ, तो मेरे को कहाँ रहते हैं आप गर्ग साहब? गर्ग साहब कहाँ रहते हैं? सिरोही, राजस्थान। राजस्थान, ठीक है। आपकी उम्र 46 ईयर्स है? हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, क्या फायदा होगा वो तो आपको बताएंगे ही, लेकिन हम आपकी मदद पूरी तरह से तब कर पाएंगे जब आप बताएंगे कि आपको किस लक्ष्य के तहत ये पैसे म्यूचुअल फंड में निवेश करने हैं, कितना समय है आपके पास? मेरे को गर्ग साहब मुझे बताइए, आप जो पैसे लगाना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, आपने लगाने का मन बनाया कि केवल जानना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है? मैं लगाना चाहता हूँ म्यूचुअल फंड, ठीक है, मैं समझ में आ रहा है, लेकिन मेरे को जो किस तरीके से लगाना चाहिए, डीमैट अकाउंट से लगाना चाहिए या इस तरह से? बताते हैं आपको, लेकिन आपका लक्ष्य क्या है, गोल क्या है? रिटायरमेंट का है। कितना इकट्ठा करना चाहते हैं? ये होना चाहिए कम से कम 50 लाख तक होना चाहिए, 50 से 75। और कितना हर महीना आप निवेश कर पाएंगे इसके लिए? उसके अकॉर्डिंग जितना भी करना हो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है। यहाँ पर बीएल गर्ग के जरिए वो तमाम निवेशक जो शायद म्यूचुअल फंड में अब तक सोच ही रहे थे कि कैसे निवेश करना चाहिए, उनको भी मेरे ख्याल से काफी हद तक चीजें समझ में आ जाएंगी। फ्रेश इन्वेस्टर हैं, पहली बार इस इंस्ट्रूमेंट का रास्ता अपना रहे हैं, रिटायरमेंट खासतौर से बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल है जिसके लिए म्यूचुअल फंड पे ये बैंक होना चाहते हैं, शुरुआत कैसी हो, पहला कदम क्या हो? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि उनकी उम्र के हिसाब से, क्योंकि अभी निर्भर करता है, अगर कोई 25-30 साल की एज में स्टार्ट कर रहा है तो मैं बिल्कुल सलाह दूंगा कि इक्विटी में एलोकेशन ज्यादा कीजिए और पूरी तरह से इक्विटी और इंडियन म्यूचुअल फंड में आप कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि 46 ईयर्स की एज है गर्ग साहब की, तो उस हिसाब से मैं ये बोलूंगा कि थोड़ा सा उनको पोर्टफोलियो में इक्विटी और डेट दोनों ही शामिल करने चाहिए। और शुरुआत उन्होंने हालांकि ये बात बोला है कि 50 लाख रुपीस, बट अपने आज के जितना आपका एक्सपेंस है उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे कि 60 इयर्स की उम्र में क्या खर्चा होगा और कितना उसके लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, पूंजी होनी चाहिए। कितना निवेश करना है, कैसे करना है, वो तो निर्भर करता है आपके खर्चों के ऊपर, आज के और आगे कैसे लाइफस्टाइल आप चाहते हैं।
लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन था कि डीमैट में करें या आप विदाउट डीमैट करें, तो म्यूचुअल फंड में जरूरी नहीं है कि डीमैट में ही करना है आपको। अगर डीमैट अकाउंट आपके पास नहीं है तो आपको म्यूचुअल फंड बाय करने के लिए डीमैट अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली जहां भी रहते हैं वहां पर ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं और ऑफलाइन भी बाय कर सकते हैं। मतलब आप म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर जाकर और वहां पर ऑनलाइन म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हैं। दूसरी बात, आप उनके ऑफिस में जाके या किसी डिस्ट्रीब्यूटर की मदद से आप एप्लीकेशन फॉर्म भर के भी आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। साथ ही दूसरी बात यह भी इंपॉर्टेंट है कि पहले आपको केवाईसी करना होगा, नो योर कस्टमर। अगर पहली बार कर रहे हैं तो उसके लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म और उसके साथ में अपना एक रेजिडेंस प्रूफ और एक पैन कार्ड की कॉपी लगा के आपको जमा करनी होगी। एक बार अगर आपका केवाईसी हो जाता है, उसके बाद में आप किसी भी म्यूचुअल फंड, किसी भी कंपनी के म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर सकते हैं, किसी फंड हाउस के स्कीम में निवेश कर सकते हैं। एक बार ही आपको प्रोसीजर ही कंप्लीट करना होता है। लेकिन स्कीम का जो चुनाव करते हैं तो उसमें आप देखिए कि वो जो स्कीम में कर रहे हैं वो आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, जितना आप रिस्क ले सकते हैं उस हिसाब से हो। और ज्यादा करके मेरी सलाह आपको, क्योंकि आप नए इन्वेस्टर हैं, तो ये रहेगी कि आप एक लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड में या फिर कुछ हाइब्रिड स्कीम जिसमें थोड़ा पैसा इक्विटी और थोड़ा डेट में जाता है, उस तरह की स्कीम से आप शुरुआत कीजिए। उदाहरण के तौर पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड एक अच्छा फंड है, क्योंकि इसमें इक्विटी और डेट दोनों में ही निवेश होता है। इसके लिए आप इस तरह की स्कीम में भी से शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आप बड़ा पैसा लगा रहे हैं तो 2-3 स्कीम में आप जरूर लगाइए, जैसे कि एक लार्ज कैप फंड हो, उदाहरण के तौर पर बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड या एसबीआई ब्लू चिप फंड, इस तरह के फंड में कीजिए। एक आपके पास बैलेंस फंड हो और एक साथ में आप डेट फंड में भी कर सकते हैं। तो अगर बड़ा पैसा है तो उसको 2-3 स्कीम में आप डिवाइड करके कीजिए। चलिए गर्ग साहब, आपको हमने 3 फंड्स का यहाँ पर ऑप्शन दे दिया है। आप जितना जल्दी हो सके निवेश की शुरुआत कीजिए और डिसिप्लिन मेंटेन करने की कोशिश कीजिएगा अपने निवेश में। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। योर मनी पर अगला सवाल लेते हैं नीरज नागपाल का, जिन्हें बनना है करोड़पति 10 साल में। म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करना चाहते हैं और स्टेप बाय स्टेप एसआईपी का मतलब क्या है ये समझना चाहते हैं। काफी फ्रेशर्स के आज सवाल आ रहे हैं पंकज जी, और सभी जानना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करके कितना फायदा कमाया जा सकता है। अच्छी जागरूकता आ रही है लोगों के अंदर, लेकिन मुझे बताइए कि करोड़पति क्या नीरज बन पाएंगे 10 साल में? हालांकि इतना निवेश कर सकते हैं, अभी जानकारी हमारे पास नहीं है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि रिटर्न्स गारंटीड नहीं है, लेकिन अगर इक्विटी स्कीम में निवेश करते हैं तो आप 12% का भी अगर अनुमान लगा के चलते हैं तो इनको 10 साल में 1 करोड़ जुटाने के लिए महीने में 45,000 रुपए निवेश करना होगा। और दूसरा तरीका यह है कि शुरुआत अगर 30,000 रुपए से करें और हर साल अपने निवेश को 10% से बढ़ाते जाएं तो भी ये लक्ष्य हासिल करना मुमकिन हो पाएगा। दूसरी बात यह है कि क्योंकि एसआईपी में डिसिप्लिन भी है आपको और आपके एक एवरेज रेट से भी परचेस होती है, तो आपके पास उचित विकल्प है। तो आप शुरुआत कीजिए, छोटे अमाउंट से बढ़ाते जाइए ताकि गोल अचीव हो जाए। चलिए नीरज, यहाँ पे शुभश्य शीघ्रम आपको यही कह रहे हैं कि निवेश की शुरुआत जल्द से जल्द आप कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी आज शो पे आने के लिए। योर मनी में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।